हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हमारी चर्चा चल रही है प्रसार शिक्षा पर। प्रसार शिक्षा भी बिल्कुल हम समाप्ति की ओर हैं। कल की क्लास में जो आपने प्रसार शिक्षा के बारे में देखा था, वो देखा था कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं और बालकों के लिए जो कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए गए थे, हमने उसी के बारे में चर्चा की थी। जो सबसे पहला प्रोग्राम कल की क्लास में हमने देखा था, वो था आपका ड्वाकरा। कल हमने सबसे पहले चर्चा किया था ड्वाकरा, जिसे हम ग्राम सेविका के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इसका शुभारंभ जो किया गया था वो 1982 में किया गया था। हमने ड्वाकरा के चयन के आधार के बारे में चर्चा किया, इसके उद्देश्यों को देखा, साथ ही साथ हमने इसके प्रशासनिक ढांचा पर भी बात की थी। इसी के साथ में हमारा जो दूसरा प्रोग्राम था, दूसरा कार्यक्रम था, वो था ट्राइसेम। ट्राइसेम की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1979 को हुई थी, और ये कार्यक्रम जो था आपका युवाओं के लिए किया गया था। हमने इसके उद्देश्यों पर चर्चा की, साथ ही साथ इसके जो विशेषताएं थी हमने उस पर भी चर्चा किया था। लगे हाथ हमने जवाहर ग्राम जो समृद्धि योजना थी उस पर भी बात किया था, जिसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। और लास्ट में हमने चर्चा किया था समन्वित बाल विकास योजना के बारे में, जिसे हम ICDS के नाम से जानते हैं। और ये आपसे एक बार नहीं, न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है इसके शुभारंभ को लेकर। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1975 में हुई थी। ये जो आपका ICDS है, ये आपका निप्सिट के साथ में मिलकर कार्य करता है, या ICDS में ये जो आपका निप्सिट है, निप्सिट सहयोग करता है। इसी में हमने इसके उद्देश्यों को समझा था। दूसरा, हमने इसी में कुछ इसके कार्य देखे थे, जिसमें आपका टीकाकरण, पूरक आहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा और प्रशिक्षण, इन तमाम बातों पर हमने बात किया था। अब टीकाकरण में 6 जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए टीकाकरण किया जा रहा था। एक बार आप मुझे बताइएगा वो 6 टीकाकरण कौन-कौन से हैं? कौन सी 6 जानलेवा बीमारियां हैं जिनसे टीकाकरण किया जा रहा था, जिनसे बचने के लिए टीकाकरण किया जा रहा था? इसी में हमने स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के बारे में चर्चा किया था। इतनी बात हमने कल की क्लास में की थी। आज की क्लास में हम देखेंगे जो ग्रामीण विकास में गैर सरकारी संगठन की भूमिका है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो गैर सरकारी जो संगठन है, उसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कपार्ट के बारे में। कपार्ट क्या है? कपार्ट के कार्य क्या हैं? उद्देश्य क्या हैं? थोड़ा-सा हम इसके इतिहास के बारे में भी समझेंगे, और इसी के साथ-साथ आज हमें 3-4 ऐसे हमारे NGOs हैं जिनके बारे में हमें बात करना है। तो सबसे पहला नाम आता है आपका कपार्ट का। अब ये कपार्ट क्या है? तो अगर हम इसे देखें तो जो कपार्ट है हमारा, ये काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, ये आपका कपार्ट का फुल फॉर्म होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जन कार्यों एवं ग्रामीण तकनीकी विकास हेतु परिषद। इसका जो इंग्लिश नाम है आप इसे ध्यान रखेंगे। आपने जो ऊपर अभी देखा आप उसको भूल जाइए। ध्यान क्या रखना है आपको, बस यही इतना ध्यान रखना है कि जो आपका पहला कह सकते हैं, जो आपका ये NGO है जो गठन किया गया था जिसका, वो है आपका कपार्ट, जिसका फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। इसमें ये जो आपका ये कपार्ट है, कपार्ट आपका ये जो जन कार्यों एवं ग्रामीण तकनीकी के विकास के लिए एक परिषद का गठन किया गया, उसी को हम संक्षेप में कपार्ट के नाम से जानते हैं। कपार्ट और कोई अलग से चीज नहीं है। और
अध्ययन की सुविधा के लिए हमें इतना बड़ा नाम ना बोलना पड़े हमें बार-बार, इसीलिए हमने इसको कपाट बोल दिया। हमने किया क्या कि ये जो हमारा शब्द है, इस शब्द के पहले अक्षर को हमने ले लिया और इसका नाम दे दिया कपाट। अब ये जो आपका कपाट है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है जनता के कार्यों को आगे बढ़ाना और ग्रामीण तकनीकी विकास करना। ये इसका कपाट का मुख्य उद्देश्य है। और आपको पता ही है कि ये जो आपके गैर सरकारी संगठन बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं? ग्रामीणों के विकास के लिए ही तो बनाए गए हैं। तो उद्देश्य क्या होगा? इनका विकास करना होगा। अब किस तरह से ये विकास करते हैं, ये भी देखना आवश्यक है। तो इसके कुछ विज़न हैं, ज़रा हम उस विज़न पर बात कर लेते हैं। तो ये जो आपका कपाट है, कपाट का विज़न क्या है? विज़न ये है इसका कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर गत्यात्मक एवं उत्प्रेरक भूमिका निभाने तथा जन नीतियों को प्रभावित करना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर गत्यात्मक एवं उत्प्रेरक भूमिका निभाने और जन नीतियों को प्रभावित करना। इसके साथ ही ग्रामीण भारत के विकास में हर संभव यानी कि जो भी हो सकता है मदद करना, जिससे ग्रामीणों का विकास हो सके। और इसका उद्देश्य भी यही है, इसीलिए इसका गठन भी तो किया गया है ताकि ये ग्रामीणों का विकास कर सके, जितना संभव हो सके मदद करने की कोशिश करता है। ठीक, ये तो रही आपके विजन की बात। अगर हम बात करें कपाट का पंजीकरण, तो कपाट का जो पंजीकरण है वो सामाजिक पंजीकरण एक्ट 1860 के तहत किया गया था। यानी कि इसका जो पंजीकरण है वो पंजीकरण एक्ट 1860 के तहत किया गया है। इसे पहले पूर्व कपाट की जो और दो विभिन्न समाजों में बांटा गया था। जैसे एक आपका जन कार्यों के लिए विकास था और दूसरा ग्रामीण तकनीकी के विकास के लिए बनाया गया था। एक जन कार्यों का विकास कर रहा था और दूसरा तकनीकी विकास कर रहा था। ठीक, तो ये जो आपके दोनों संगठन थे, एक जो विकास के लिए कार्य कर रहा था, दूसरा जो आपका तकनीकी के लिए कर रहा था, इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण भारत का उत्थान करना और ग्रामीणों की जो वर्तमान स्थिति है, जो उनका दशा है, उसमें वो सुधार कर सकें, उनके जीवन स्तर को उठा सकें। तो इसी को ध्यान में रखकर इस एक्ट को पंजीकृत किया गया था। कब? 1860 में। ठीक, ये आपने उसके पंजीकरण के बारे में समझा। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें कि ये जो आपका कपाट है, कपाट के कुछ कार्य भी तो होंगे, उद्देश्य आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कपाट के कार्यों के बारे में। इसके कार्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले अगर हम इसके कार्य की बात करें, इसमें एक पॉइंट आपका छूट रहा है। अगर जैसे आपने उद्देश्य तो देख ही लिया कि उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जनता के कार्यों को आगे बढ़ाना और ग्रामीण तकनीकी का विकास करना। लेकिन इसके उद्देश्य और भी थे। जो आपका इसका मुख्य उद्देश्य था वो गैर सरकारी संगठनों और सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना और ग्रामीण जो क्षेत्र में कार्यरत जो आपके गैर सरकारी संगठन थे उनको मजबूत बनाना। अब इसके लिए उसने कुछ कार्य किए थे, जैसे उन्हें संवाद निर्माण करने के लिए प्रेरित करना, उनके विचारों सोचों को सम्मान देना, उनकी आवाज़ को सुनना, उनके संसाधनों का विकास करना, उनके क्रियाकलापों के लिए धन उपलब्ध करवाना, उनके हाथ को मजबूत करना, विशेषकर जो महिलाएं थी, जो विकलांग थे, समाज के जो कह सकते हैं कमज़ोर वर्ग थे, उनके लिए जो भी एनजीओ कार्य कर रहे थे उन्हें हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाना। ग्रामीण समृद्धि के लिए
कंधे से कंधा मिलाकर चलना, ये सारे कार्य इसके द्वारा किए जा रहे थे। उद्देश्य यही रखे गए थे। अब इसके कार्यों में अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है आपका ग्रामीणों को समृद्ध तथा इनको साधन संपन्न बनाना। यानी कि जो भी ग्रामीण थे उनको समृद्ध और साधन संपन्न बनाने में सहयोग देने वाले जो भी प्रोजेक्ट थे उनकी सहायता करना, उनको सहायता प्रदान करना, उन्हें अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करना, अच्छे कार्य करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना, ये इसका कार्य था। दूसरा अगर कार्य का बात करें तो ग्रामीण विकास के लिए कार्य कर रहे जो भी सरकारी संगठन थे उनको मजबूत बनाना। जो भी सरकारी संगठन ग्रामीणों के लिए कार्य कर रहे थे उनको मजबूत सशक्त बनाना, उनको जो नए-नए तकनीकी हैं उनके बारे में उनको अपनाने के लिए प्रेरित करना, ये इसके कार्य थे। अगर इसके और कार्यों की बात करें तो इसके और कार्यों में आ जाता है आपका कि ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक करना और सरकारी संगठन के सहयोग से उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। इसी के साथ-साथ ये तो आपने 2-3 कार्य सिर्फ देख लिए। इसके और तमाम कार्य हैं, अगर आप इनके कार्यों की सूची बनाएँगे तो कम से कम आपको 20 कार्य इनके मिल जाएँगे। जैसे इन्हीं का कार्य होता है कि ग्रामीण विकास और जो तकनीकी के क्षेत्र में जो स्वैच्छिक और सरकारी संगठन और जो भी एजेंसियाँ कार्य कर रही हैं, उन्हें बढ़ाने और उनके मध्य बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशाला, बैठक, इन सब चीज़ों का आयोजन करना। शोध कार्यों, सर्वेक्षण, मूल्यांकन, इन सभी के लिए उच्च तकनीकों के विकास के लिए छात्रवृत्ति, फेलोशिप, पुरस्कार, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था करना। साथ ही साथ सर्वांगीण विकास के लिए जो सर्वांगीण विकास में लगे हुए प्रोजेक्टों को वित्तीय सहायता सुविधाएं उपलब्ध करवाना, उन्हें दिशा निर्देश देना। विभिन्न जो सरकारी और गैर सरकारी संगठन हैं और जो शैक्षिक संस्थाएं हैं उनके बीच समन्वय का कार्य करना, मधुर व्यवहार को स्थापित करना। जो संस्थाएं प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रही हैं उन्हें क्या करना, उन्हें कह सकते हैं एक प्रकार से प्रोत्साहित करना या फिर उत्साहित करना और उनके कार्यों में मदद करना। मतलब एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं जो व्यक्ति उठने का कार्य कर रहे हैं ये उनकी पीछे से मदद कर देते हैं और ताकि वो उठ सकें। जो ग्रामीण लोग जो भी संस्थाएं कार्य कर रही हैं, छोटी संस्थाएं हैं, उनको ये सभी मदद करने का कार्य करती हैं। तो कपार्ट का कार्य ही यही होता है कि जो भी लोग कार्यों में लगे हैं उनको और उठाया जाए। जैसे जो भी संस्था पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर कार्य कर रहा है तो उसके लिए जो संभव हो सके वो सुविधा उसके लिए मुहैया करवाए, इसका ये कार्य होता है। जो भी छोटे संगठन हैं, उद्योग धंधे कर रहे हैं, उनकी भी ये मदद करें ताकि वो अपना जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें वो उत्थान कर सके, उनका उत्थान हो सके, जीवन स्तर उनका उठ सके। जो भी संसाधन है उनका लाकर इनको देना, जो भी एजेंसियां कार्य कर रही हैं। साथ ही साथ ग्रामीण भारत के उत्थान और विकास के लिए जो भी आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल जो भी संस्थाएं हैं कार्य कर रही हैं उन्हें सहयोग और सहायता प्रदान करना और उनके मध्य मधुर संबंध स्थापित करना। ठीक, तो ये सबसे तालमेल बिठाकर चलने वाला, सबको साथ में लेकर चलने वाला, सबको उठाने वाला एक प्रकार से ऐसी संस्था है। इसके कोई 1-2 कार्य नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अगर आप कार्यों की सूची देखेंगे तो कम से कम 20 कार्य आप इसके गिन सकेंगे। ग्रामीणों के बीच जागरूकता उत्पन्न करना, जो भी गैर सरकारी संगठनों के मध्य में उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, उनका बौद्धिक संपदा धरा, इन सब के अंतर्गत वो अपनी सेवाओं को विश्व व्यापार संगठन तक पहुंचाती हैं और उनकी जो बौद्धिक संपदा है उनकी रक्षा करती हैं। तो जो ये आपका कपार्ट है, कपार्ट
जनता के साथ स्वैच्छिक संगठनों के मध्य में कार्य करती है। ठीक, बस इतना आपको समझना है। ये जो आपका कपाट है, कपाट की योजनाएं, कार्यविधियों और उद्देश्यों को पहुंचाया जाता है लोगों तक। ठीक, कपाट क्या करता है? कपाट विभिन्न पत्र पत्रिकाओं को अपने कार्यों के बारे में प्रकाशन करता है, शोध पत्र भी छपवाता है। तो ये सारे कार्य कपाट के ही होते हैं। अब ये आपने एक एक संस्था का नाम सुना। अब हम बात करते हैं दूसरी संस्था, जो कि है हमारी चेतना। अब ये चेतना क्या है? तो जैसे आपने कपाट देखा, कपाट आपका क्या था? कपाट आपका, इसका अगर हिंदी देखें तो जन कार्यों एवं ग्रामीण तकनीकी विकास हेतु परिषद, यही नाम था। तो अब हम इतना लंबा चौड़ा नाम थोड़ी ना पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे चेतना, स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण एवं पोषण जागरूकता केंद्र, यानी कि सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस। अब हम बार बार ये थोड़ी ना कहेंगे कि सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस। हम क्या करेंगे, अपने सभी शब्दों के पहले पहले अक्षर को लेकर हम वही बोलेंगे। तो जब आप सभी शब्दों के पहले पहले अक्षर को लेंगे तो आपका बनेगा चेतना। चेतना का फुल फॉर्म, कपाट का फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछा जा चुका है। इसकी स्थापना या इसका गठन कब हुआ ये भी पूछा जा चुका है। तो अब हम बात कर लेते हैं चेतना के बारे में। चेतना भी आपका वही स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण एवं पोषण जागरूकता केंद्र का ही संक्षेप रूप है। और इस संगठन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी गुजरात में। गुजरात में ये जो नेहरू विकास फाउंडेशन है, नेहरू विकास फाउंडेशन की देखरेख एवं संरक्षण में इसका गठन किया गया था या इसकी शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे आप दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। क्या? कि सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ हुई? तो इसकी शुरुआत सबसे पहले गुजरात में नेहरू फाउंडेशन विकास के देखरेख और संरक्षण में हुआ था। चेतना का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस। आपको ये इतना यहाँ से ध्यान रखना है। अब हम इसके भी बारे में चर्चा करते हैं। अगर बात किया जाए चेतना के उद्देश्यों की, तो चेतना के उद्देश्य क्या हैं? हर कोई भी संगठन हो, कोई भी प्रोग्राम चलाया जाए, कोई भी संस्था हो, वो कोई ना कोई उद्देश्य लेकर चलता है। तो उसी तरह से जो हमारा चेतना है, चेतना का उद्देश्य क्या है? चेतना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है समूचे गुजरात में लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा तथा पोषण की जानकारी देना तथा उन्हें जागरूक बनाना। क्या है इसका उद्देश्य? तो इसका उद्देश्य है समूचे गुजरात में, समूचे गुजरात का मतलब संपूर्ण गुजरात में, संपूर्ण गुजरात में लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा और पोषण की जानकारी देना और उन्हें जागरूक करना, यही उद्देश्य है आपके चेतना का। और इस कार्यक्रम का नाम रखा गया था पोषण तथा स्वास्थ्य कार्य समन्वित कार्यक्रम। ठीक, एक वर्ष के बाद इसे एक ही कह सकते हैं। क्या? एक कनिष्ठ साथी थे जिनका नाम पल्लवी नायक था। इन्होंने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया और इसके बाद में मीनाक्षी शुक्ला ने भी अस्थायी रूप से इस प्रोजेक्ट में कार्य करना शुरू कर दिया था। फिर बाद में इन सभी ने मिलकर इसका नाम चेतना रख दिया था और हम इस नाम को चेतना ही नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं इसका? चेतना। हालांकि आपसे सिर्फ चेतना ही पूछा जाता है, कौन जुड़ा, कौन गया, किसने रखा, ये सब नहीं पूछा जाता है। ठीक, तो ये आपने देखा कि जो चेतना था उसकी शुरुआत कहाँ हुई, साथ ही साथ चेतना का फुल फॉर्म क्या है, चेतना के उद्देश्य क्या है। उद्देश्य था कि पूरे जो समूचा आपका गुजरात है, गुजरात में लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा और पोषण की जानकारी देना और उन्हें जागरूक बनाना। अब इसके भी तो कुछ कार्य होंगे, तो जरा हम इनके कार्यों पर भी नजर डाल लेते हैं कि इनके कौन कौन से कार्य थे।
अगर हम बात करें चेतना के कार्यों की, तो सबसे पहला कार्य आता है स्वास्थ्य शिक्षा तथा पोषण संबंधी जागरूकता फैलाना तथा पोषण संबंधी महत्वपूर्ण बातों को सरल भाषा में बताना, स्पष्ट करना। क्या कार्य था कि स्वास्थ्य शिक्षा तथा पोषण जागरूकता संबंधी महत्वपूर्ण बातों को सरल भाषा में बताना। बस इसका यही एक मुख्य उद्देश्य कह सकते हैं है। तो जब कोई भी चीज़ हो उसे अगर लोगों तक पहुँचाना है तो उसे सरल भाषा में करके ही पहुँचाना होगा। दूसरा है विभिन्न श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना। आप क्या कर सकते हैं? तो आप करेंगे क्या कि तमाम प्रकार के अलग-अलग के श्रव्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके, श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना। तीसरा है न्यूनतम दामों में पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षण संबंधी बातों को लीफलेट और पैम्पलेट के माध्यम से जनता को बताना। ठीक, तो ये कुछ इसके प्रमुख कार्य थे। कुल मिलाकर इसका एक ही कार्य था कि स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करना। अब ये चाहे बातों को सरल करके लोगों तक पहुँचाए, चाहे श्रव्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके बताएं, चाहे श्रव्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से बताएं, चाहे कम दामों पर जो हमारा लीफलेट, पैम्पलेट, बुलेटिन से इन सब का बँटवा कर इन सबको जनता तक अपने जागरूकता फैलाएँ उनके स्वास्थ्य के विषय में। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य यही था, यही इसका कार्य ही था कि जनता में अवेयरनेस फैलाना स्वास्थ्य को लेकर। ठीक? ये तो आपने देखा जो चेतना का प्रमुख कार्य था। अब चेतना की गतिविधियों और कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सफलतापूर्वक चलाने के लिए, अच्छे ढंग से चलाने के लिए सरकार, जो गुजरात सरकार है, उसका भी काफ़ी योगदान रहा। सरकार ने बड़े स्तर पर पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित जो शिक्षण सामग्रियाँ थी उसको छपवाया, वितरित करवाया। इससे जो चेतना का प्रचार प्रसार था वो खूब हुआ। जो दर्शक थे, दर्शकों की संख्या में जो पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी करने के लिए उनमें ललक बढ़ी। इतना ही नहीं, जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ नई दिल्ली ने भी चेतना की टीम से संपर्क किया। यूनिसेफ ने क्या किया, चेतना के साथ मिलकर एक किट तैयार की थी। जो किट तैयार की थी उसका नाम था गोविफ, यानी कि GOVIFF, गोविफ। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इस गोविफ के बारे में ध्यान रखना है क्या, यानी कि इसका तात्पर्य क्या था। ये जो आपका गोविफ तैयार किया गया था, इसका तात्पर्य क्या था? तो इसका तात्पर्य था कि बालकों की स्वास्थ्य रक्षा और देखभाल करना। ठीक, अब इसमें जो आपका ये गोविफ कोई ऐसा एक वर्ड नहीं है, ये आपके गोविफ अलग-अलग इसके फुल फॉर्म हैं। तो ज़रा हम देख लेते हैं इसमें G का क्या अर्थ है, O का क्या अर्थ है, B का क्या अर्थ है, F का अर्थ क्या है। तो G से ग्रोथ मॉनिटरिंग, यानी कि वृद्धि को बढ़ावा देना। G से क्या है, ग्रोथ मॉनिटरिंग। अगला है आपका O से ओरल रिहाइड्रेशन। ठीक, B से ब्रेस्ट फीडिंग, I से इम्यूनाइजेशन, F से फैमिली प्लानिंग और F से फीमेल एजुकेशन। ये आपका 6 हैं। इन 6 शब्दों को आपको ध्यान रखना है गोविफ में। ठीक, इसके बाद में जो चेतना के कार्यों और गतिविधियों में बहुत विस्तार हो गया। चेतना केवल गुजरात में नहीं बल्कि पूरे देश में पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में कह सकते हैं एक प्रकार से ये अद्वितीय कार्य किया। हिंदी भाषी क्षेत्र, विशेषकर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाने लगी। जो विभिन्न शैक्षणिक किट का निर्माण और वितरण किए जाने लगा, जिसमें बाल सेविका, शिशु शिक्षा, रक्ताल्पता, स्त्री स्वास्थ्य शिक्षा, ये सब बहुत प्रचलन में आए। ठीक,
ये जो चेतना है ये 1982 में शिक्षा पालना गृह कार्यालयों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें इसने आईसीडीएस के उद्देश्यों को प्रमुख स्थान पर रखा। और आपने आईसीडीएस के बारे में कल की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ रखा था। तो ये चेतना एक जगह पर रुका नहीं। शुरुआत भले ही इसकी गुजरात से की गई हो, इसको स्टार्ट भले ही गुजरात में किया गया हो, गुजरात के ही इसने उद्देश्य जो रखा था, इसने उद्देश्य भी गुजरात के लोगों में स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति अवेयरनेस फैलाने के उद्देश्य से इसको चालू किया था। लेकिन इसके कार्य इतने अच्छे थे, इतने बेहतर कार्य इसने किया कि ये सिर्फ गुजरात में नहीं बल्कि पूरे देश में ये राज करने लगा, कह सकते हैं। इस कार्यक्रम को हर राज्य ने अपनाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में तो खासकर ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक, तो इसके कार्यों का विस्तार हुआ। और आपको पता ही है कि जो भी अच्छे कार्य होते हैं या जो भी कार्यक्रम शुरुआत होते हैं वो पहले छोटे तौर पर तैयार किए जाते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें फिरका विकास योजना की ही या ड्वाकरा की बात कर लें, तो क्या ये एक बार में ही शुरू कर दिया गया था बड़े पैमाने पर? नहीं, सबसे पहले इसको छोटे पैमाने पर किया गया था। जैसे अगर हम फिरका विकास योजना की बात करें, तो जो आपका फिरका विकास योजना था सबसे पहले 34 फिरकों में शुरू किया गया था। सॉरी, 34 था या 33 था, एक बार बताइएगा। तो पहले ये 34 फिरकों में स्टार्ट किया गया था, उसके बाद इसमें 50 और फिरकों को जोड़ लिया गया, विस्तार हुआ क्योंकि इसका कार्य अच्छा था, ये रिजल्ट भी अच्छा दे रहा था। तो उसी तरह से ये जो आपका कह सकते हैं चेतना था, चेतना भी वही, इसका भी हाल था। पहले ये गुजरात के लिए कार्य कर रहा था, उद्देश्य इसने रखा था गुजरात के लिए, फिर इसके कार्य अच्छे थे, इसके कार्य ने इतनी तरक्की की तो देश के हर कोने में ये पहुँच गया। ये तो आपने दूसरी कह सकते हैं संगठन को देखा, वो था आपका चेतना। पहला कपाट, दूसरा चेतना। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका आ जाता है सेवा। सेवा क्या है? बस जैसे आपने हर जो भी दो अभी तक आपने दो पढ़ा, चेतना और कपाट, ये चेतना और कपाट कोई एक शब्द नहीं है। ये जो आपने विस्तृत रूप देखा था चेतना का या कपाट का, बस उसी का एक संक्षिप्त रूप है। तो वैसे ही जो आपका सेवा है, ये भी महिला स्वरोजगार मंडली या संघ का ही संक्षिप्त रूप है, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन, इसी का ये संक्षिप्त रूप है। इसे आप क्या कहते हैं, यहीं से हम समझ लेते हैं। तो महिला स्वरोजगार मंडली या इसी को हम संघ के नाम से जानते हैं, है क्या? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन्स एसोसिएशन। ये इसके भी पहले पहले अक्षर को ले लिया गया है, जो आपका SEWA, यानी कि ये सेवा ले लिया गया है। सेवा का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा हम सेवा के बारे में समझेंगे। सेवा के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं समझना है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे ये आपका एक व्यापारिक संघ है। ठीक, क्या है ये आपका एक व्यापारिक संघ है। तो भारत में जो गरीब महिलाएं अनौपचारिक क्षेत्र जैसे कि आपका फैक्ट्री हो गया, कपड़ा मिल हो गया, दुकान हो गया, घर हो गया, इन सभी में काम करती हैं, उनके हित के लिए एक मंडली बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया है महिला, क्या नाम रखा गया है? जिसका नाम रखा गया है महिला स्वरोजगार मंडली, या इसे ही आप संघ के नाम से जानते हैं। इसे आप संक्षेप में सेवा के नाम से भी जानते हैं। तो महिलाओं की स्वरोजगार मंडली को आप सेवा के नाम से जानते हैं और ये सब जगह सेवा के नाम से ही परिचित है, और आपको पता है कि यह एक व्यापारी संघ है। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, ये जो सेवा है इसकी स्थापना कब हुई? ये महिलाओं के कल्याण के लिए बनाया गया था, नो डाउट, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया ये महिलाओं के कल्याण के लिए है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1972 में। इसकी स्थापना गांधीवादी या कह सकते हैं गांधी जी की विचारधारा को मानने वाली नागरिक अधिकार नेता डॉक्टर इला भट्ट के नेतृत्व में हुआ था। ठीक,
सेवा का जो मुख्यालय है, ये जो आपका सेवा है, इसका मुख्यालय गुजरात में है। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, ठीक? और ये भारत के विभिन्न राज्यों में सफलतापूर्वक कार्य भी कर रही है। सन 2000 अगर हम 8 की बात करें, सन 2008 तक जो सेवा है, सेवा के सदस्यों की संख्या सेवा के सदस्यों की संख्या जो है वो आपकी 9,66,139 थी, ठीक? लेकिन वर्तमान में ये आपका अभी 12 लाख से भी ऊपर हो गया है। मतलब ये भी धीरे धीरे तरक्की ही कर रहा है। और अगर हम बात करें जो आपका ये क्या कह सकते हैं सेवा है, सेवा को सहायता कौन दे रहा है? जैसे आपने देखा कि एक में अभी निप्सिड हेल्प कर रहा था, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सहायता करेगा? विश्व बैंक सहायता करेगा। सेवा को आर्थिक सहयोग कहाँ से मिलेगा? तो वो मिलेगा विश्व बैंक से, ठीक? अब ज़रा हम इसके उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। तो जो आपका सेवा है, इसके भी तो कुछ उद्देश्य रखे गए होंगे। हर किसी का रहता है, इसका भी होगा। तो ज़रा हम इसके उद्देश्यों पर चर्चा करते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाली गरीब महिलाओं को संगठित स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, यानी कि जो भी अनौपचारिक क्षेत्र, अभी अभी आपने अनौपचारिक क्षेत्र का नाम सुना था, क्या था? जैसे आपकी फैक्ट्री हो गई, कपड़ा मिल हो गया, दुकानदार हो गया, या घरों में जो काम करने वाली महिलाएं हैं, ये सभी अनौपचारिक क्षेत्र आते हैं। तो अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाली गरीब महिलाओं को संगठित स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, ग्रामीण यानी कि जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब महिलाओं को गरीबी को दूर करना, गरीब महिलाओं की गरीबी को दूर करना, साथ ही साथ कौशल विकसित करना। जो महिलाएं हैं ग्रामीण, उनके अंदर कौशल विकसित करना। जब उनके अंदर कोई कौशल होगा तभी वो जाकर कार्य कर पाएंगे। जब वो कार्य करेंगे तब धन का उपार्जन कर पाएंगे, और जब उनके पास धन होगा तो उनका आर्थिक सामाजिक स्तर जो है वो भी ऊंचा उठेगा। उनका खान पान का स्तर होगा, उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी बनेगा। मतलब वो जब उनका आर्थिक स्तर अच्छा होगा तब जाकर उनका हर एक क्षेत्र उनका विकास कर पाएगा। तो इसका उद्देश्य यही रखा गया कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, उनको रोजगार के लिए प्रेरित करना, उनकी गरीबी को दूर करना, उनके अंदर कौशल को उत्पन्न करना, कौशल को विकसित करना, यही सारे उद्देश्य इसके रखे गए थे। अब ये जो आपका सेवा है, सेवा के कुछ महत्वपूर्ण संगठन थे। सेवा के कुछ महत्वपूर्ण संगठन हैं, ज़रा हम उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ से भी आपसे अच्छी खासी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम इसके संगठनों में बात करेंगे तो सबसे पहला नाम जो आएगा वो आएगा सेवा बैंक का। सेवा बैंक, तो सामान्य तौर पर बैंक की इतनी जटिलताएं होती हैं कि बैंक में अकाउंट खुलवाना, बैंक से लोन लेना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर सेवा ने खुद का ही अपना एक बैंक खोला। आप देख रहे हैं ना, ये सेवा बैंक, यानी कि ये सेवा का खुद का अपना बैंक था। सेवा के सदस्य ही मिलकर सेवा के जो स्वयं का बैंक था उसको बनाते और चलाते थे, और पैसों का लेन देन करते थे। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1974 में। तब इसमें लगभग 400 महिला सदस्य थे, जिन्होंने 10 रुपए की पूंजी को जमा करके इसके महिला सेवा को ऑपरेटिव बैंक की स्थापना की थी। महिला सेवा को ऑपरेटिव बैंक की स्थापना की थी। यहाँ पर नाम थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा, महिला सेवा कोऑपरेटिव, सेवा कोऑपरेटिव, ठीक? कोऑपरेटिव, थोड़ा-सा इसे नोट डाउन करिएगा। इसकी शुरुआत की थी, और वर्तमान में इस बैंक में लगभग 1,25,000 से भी अधिक जो श्रमिक महिलाएं हैं वो अपना पैसा देती हैं, और उनको लोन की आवश्यकता होगी तो लोन भी करवाती हैं। ये सारा काम धाम इनका यहाँ से चलता रहता है। दूसरा संगठन था वो था सेवा संचार। तो अपने सदस्यों की सहायता और सहारा प्रदान करने के लिए सेवा के द्वारा कई चैनल चलाए गए थे। इसमें आपका अनसुईया और आकाशगंगा प्रमुख थे।
अनसुईया क्या थी? ये आपका एक कह सकते हैं ये आपका एक पाक्षिक अखबार है जो कि गुजराती भाषा में ही निकलता है। और इसी तरह से जो आपका आकाशगंगा है, ये भी आकाशगंगा भी लड़कियों के लिए प्रकाशित किया गया था। इसमें इसका जो मुख्य नारा था वो क्या था? ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जो अनसुईया था आपका एक पाक्षिक अखबार था जो कि आपका गुजराती भाषा में था। और गंगा आकाशगंगा जो था इसका भी प्रकाशन किया गया जो कि किशोरी लड़कियां जो थी उनके लिए किया गया था। इसमें एक नारा दिया गया था, इस नारा को आप ध्यान रखिएगा, हम रोजगार करते हैं, यही नारा दिया गया था। ठीक, इसी के साथ साथ ही इसमें वीडियो सेवा उपलब्ध करवाई गई थी, यानी कि वीडियो सेवा की जो स्थापना की गई थी वो 1984 में की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि जो सेवा के सदस्यों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण का वीडियो रिकॉर्ड किया जाए और इस रिकॉर्डिंग का प्रकाशन किया जाए, जिससे जो और लोग हैं वो भी प्रेरित हो सकें। अगला था आपका सेवा शोध। सेवा शोध के पढ़े लिखे जो सुयोग्य सदस्य थे शोध कार्य करते थे और अन्य एजेंसियों से करवाते थे। इस शोध में अपनी बातों को राजनेताओं जो नीति निर्धारक हैं या जो समाज सुधारक हैं वहां तक अपनी बात को पहुंचाने का एक ये जरिया कह सकते थे रहता था। अगला था सेवा अकादमी। सेवा अकादमी क्या था? तो जो सेवा अकादमी था इसका निर्माण आपका हुआ था 1991 में और ये एक संगठनात्मक अंग है जो सेवा के सदस्यों को शिक्षित करने, उनके नेतृत्व के गुणों को निखारने या फिर विकसित करने के लिए, संचार प्रक्रिया को समझने और शोध कार्यों को करने का उत्तरदायित्व था इस पर। अगला है श्री महिला सेवा अनसुईया ट्रस्ट। ये भी इसी का एक संगठन है जो कि 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो ट्रस्ट है, ये जो आपका श्री महिला सेवा अनसुईया ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट सेवा के सदस्यों के कार्यों के जो विचार, अनुभव, प्रशिक्षण है, दृष्टिकोण है, उनको उजागर करने का कार्य करता है। इसी में आपका आता है विमो सेवा। तो एक समन्वित बीमा कार्यक्रम है जो सेवा के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, जिससे अगर किसी सेवा सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना से कार्य चल रहा है, दुर्घटना हो गई, दुर्घटना होने पर उसका जो शारीरिक रूप से वो विकलांग हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में सदस्यों की बीमा यानी कि जो LIC है वो आर्थिक मदद उसको प्राप्त प्रदान करती है। अगला है सेवा आवास। सेवा आवास ये सन 1994 में गरीब सेवा सदस्यों के रहने के लिए आवास की सुविधा जो है वो प्रदान करवाता था, जिसे ये जो गुजरात की महिला हाउसिंग सेवा ट्रस्ट का पंजीकरण करवाया गया था। अगला है आपका सेवा संस्कार केंद्र। तो वर्तमान समय में सेवा संस्कार केंद्र का एक हब के रूप में उभर कर सामने आया है। इस केंद्र का जो मुख्य काम था वो ये था कि जो निर्धन महिला और लड़कियां हैं उनको संस्कारित करना, नए तकनीकों, सूचनाओं के बारे में उनको जानकारी प्रदान करना। अगला था आपका सेवा भारत। सेवा भारत क्या है? तो सेवा जो फेडरेशन है उनके सदस्यों द्वारा सेवा भारत की स्थापना की गई थी और ये संस्था आपका अनौपचारिक सेक्टर में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, महिलाओं को कार्य क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करती है। ठीक, तो ये कुछ इसके और भी संगठन हैं जिसका नाम आपने देखा। इसी तरह से आपका एक आ जाता है सेवा कलाकृति, आ जाता है सेवा महिला सरकारी मंडली लिमिटेड आ जाता है। ये 2-4 शब्द और इसमें ऐड हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं, जो इम्पोर्टेंट थे आपको ध्यान रखना है। ये सेवा अकादमी सेवा संगठन से मिला है, सेवा शोध सेवा संगठन का है। वैसे आप नाम देखकर भी समझ जाएंगे कि ये किससे मिलता जुलता है। ये आपने पढ़ लिया सेवा के बारे में, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट था आपने नोट कर लिया। अब हम बात करते हैं केयर के बारे में। केयर क्या है? तो केयर आपका है सर्वत्र अमेरिकी राहत सहकारिता, जिसे आप कहते हैं कोऑपरेटिव ऑफ अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर।
ध्यान रखिएगा केयर का फुल फॉर्म। अब थोड़ा-सा हम केयर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। केयर है क्या? इसकी स्थापना क्यों की गई? ये कार्य क्या करता है? तो ये जो आपका केयर है, इसकी स्थापना 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध पीड़ितों की सहायता करने के लिए की गई थी। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिकी दानदाताओं ने युद्ध पीड़ित जो यूरोपियन थे, उनके लिए खाद्य सामग्री, दवाइयाँ और भी जो भी आवश्यक सामग्री है पहुँचाने के लिए इस संस्था किसकी केयर की स्थापना की थी। ये युद्धकालीन संकट कुछ ही वर्षों में समाप्त हो गए, फिर भी ये संस्था तो आज भी कार्य कर रही है। युद्धकालीन संकट समाप्त होने के बाद ये संस्था आपका विश्व के विभिन्न देशों में खाद्य सामग्री, कृषि यंत्र, चिकित्सकीय उपकरण, दवाइयाँ, दूध का पाउडर ये सब भेजने का कार्य कर रही थी। ये लेकिन आपने तो देखा इसकी स्थापना 1946 में हो गई, क्या तभी ये भारत में भी कार्य कर रहा है? नहीं, इसकी स्थापना भले ही 1946 में हुई थी, लेकिन ये जो भारत में कार्य करने लगा था या भारत में जो इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1950 में। और इस संस्था के सहयोग से सन 1961 में भारतीय गरीब बालकों के लिए प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई थी। केयर के ही सहयोग से 1961 में भारतीय गरीब बालकों के लिए प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील यानी कि जो मध्याह्न भोजन जो दोपहर में प्राथमिक विद्यालयों में भोजन मिलता है उसकी व्यवस्था यहीं से की गई थी। ठीक, या कह सकते हैं कि शुभारंभ हुआ था। उद्देश्य क्या था? ये जो केयर की जब स्थापना की गई थी तो इसका उद्देश्य क्या रखा गया था? उद्देश्य इसके यही थे कि विद्यालय बालकों को कुपोषण जनित रोगों से सुरक्षा प्रदान करी जाए और प्रत्येक पीड़ित एवं अभावग्रस्त व्यक्ति को राहत और सहायता पहुंचाना। ठीक, यही दो इसके उद्देश्य रखे गए थे। अब उद्देश्य तो दो रखे गए, लेकिन कार्य इसके बढ़ा दिए गए। कार्य इसके कई थे, तो हम थोड़ा-सा इनके कार्यों के बारे में भी ज़िक्र करेंगे। सबसे पहले आता है आपका पहला कार्य, यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर के कार्य से नहीं मतलब है, ये कार्य सिर्फ आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। पहले कार्य को देखें तो पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सकीय सेवा आदि क्षेत्र में सहायता प्रदान करना। इसका कार्य क्या था कि पोषण के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सीय सेवा जो आदि क्षेत्र हैं इनमें सहायता प्राप्त करना। यह संस्थागत भारत में चल रहे व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रमों में भी अहम भूमिका निभा रहा है। इसके माध्यम से विद्यालयी बालक, स्कूल पूर्व बालक, गर्भवती एवं धात्री माताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार पौष्टिक पोषण प्रदान करता है। ठीक, तो इसका कार्य यही होता है कि जो भी पोषाहार कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ विद्यालय पूर्व या विद्यालयी बालक हो गए, स्कूल पूर्व बालक हो गए, गर्भवती माता हो गई, धात्री माता हो गई, इन सभी को आवश्यकता अनुसार पौष्टिक भोजन जो है या पौष्टिक पोषाहार को प्रदान करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है और क्या करता है तो केयर यूनिसेफ के माध्यम से कुपोषित माता तथा बालकों के लिए पाउडर का दूध, मक्खन, सोयाबीन का दूध, विटामिन युक्त डबल रोटी आदि खाद्य सामग्रियों को उपलब्ध करा रहा है। ये खाद्य पदार्थ मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्रों के माध्यम से माता एवं शिशुओं को निःशुल्क दिए जाते हैं। इसके लिए किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होता है। अगर हम अगले कार्य की चर्चा करें तो केयर काम के बदले अनाज योजना। ध्यान रखिएगा, काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत विभिन्न जगहों एवं कार्यों को करने वाले मजदूरों को अनाज बांटने का कार्य करता है। ठीक, शिक्षा के क्षेत्र में केयर की अमूल्य भूमिका होती है। चिकित्सीय
शिक्षा में भी केयर की सक्रिय भूमिका होती है। तो ये जो आपका केयर है, आप देख रहे हैं कितने क्षेत्रों में ये कार्य कर रहा है, ठीक? तो इसका कोई 1-2 कार्य नहीं होता है। ये जैसे ये शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य भूमिका निभा रहा है, ये विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी कार्य कर रहा है। विज्ञान की प्रगति के लिए विभिन्न उपकरणों, पुस्तकों, मशीन इन सब को निःशुल्क उपलब्ध करवा रहा है। अगर चिकित्सीय शिक्षा की बात करें तो ये चिकित्सा विज्ञान में सुधार के लिए जो एक्स-रे मशीन हो गए, विटामिन की गोलियाँ हो गई, ये जो जाँच के उपकरण हो गए, ये सारी सामग्रियाँ अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को उपलब्ध करवा रहा है। जब संसाधन उपलब्ध होंगे तो कार्य भी तो बेहतर तरीके से होंगे, तो ये इन सभी चीज़ों में अपना योगदान दे रहा था। ठीक? ये आपने पढ़ा केयर के बारे में। अब ये तो आपके कुछ प्रमुख प्रमुख कह सकते हैं गैर सरकारी संगठन थे, जिसके बारे में आपने पढ़ा। कुछ और आपके बचते हैं, जैसे कि उनका फुल फॉर्म याद करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हो गया, राष्ट्रीय कृषि शोध और प्रसार परियोजना हो गई, इसी के साथ ही आपका NARP हो गया, NAEP हो गया। इन सब के हमें सिर्फ फुल फॉर्म वगैरह ही थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है, तो वो हम अपने कह सकते हैं कि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें देख लेंगे, बहुत कुछ इसमें नहीं पढ़ना है। अब ये आपने देख लिया कि जो महिलाओं और बालकों के लिए जो कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए गए थे, चाहे वो आपका सरकारी संगठन के द्वारा चलाया गया हो या फिर गैर सरकारी संगठन के द्वारा चलाया गया हो, जो भी इम्पोर्टेंट था हमने देख लिया। अब कल की क्लास में चर्चा करने वाले हैं, कल और परसों, उसमें भी हम यही देखने वाले हैं जो महिलाओं और बालकों के लिए जो कल्याण के लिए जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं, या कह सकते हैं जो कल्याणार्थ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं हम कल। इसमें आप पढ़ेंगे चाहे आपका निन हो गया, WHO हो गया, ICMR हो गया, ICAR हो गया, निप्सिड हो गया, FAO हो गया, और इसी के साथ-साथ आपका निप्सिड आपने देखा, FAO देखा, इसी के साथ यूनिसेफ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो आपके ये संस्थाएँ हैं, चाहे राष्ट्रीय चाहे अंतर्राष्ट्रीय, इन सब के बारे में कल और परसों में हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपका बचेगा थोड़ा-सा, कह सकते हैं प्रसार शिक्षा, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा पढ़ेंगे, और गृह विज्ञान के इतिहास को थोड़ा-सा हम पढ़ेंगे, देन ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट होने के बाद हम देखेंगे, अभी कुछ आपके पास छोटे-छोटे पॉइंट बच रहे हैं, जैसे कि भारत के प्रमुख कार्य कौन-कौन से हैं, कृषि कार्य या जो भी कार्य हैं, भारत के कह सकते हैं प्रमुख व्यवसाय, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। बाकी जो भी आपके NCERT बेस्ड बुक मुझे मिली है, उसमें जो भी कुछ पॉइंट हैं आपके लायक, हम उनको निकाल के देखेंगे, ठीक? बाकी फिर हम अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे, देखेंगे हमें और कौन-कौन से टॉपिक अभी कवर करने हैं। और आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने तो एक बार एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ लिया है, दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? तो वैसे मैंने जो पुरानी आपकी क्लासेस थी, जो इससे पहले हमने एक्सटेंशन एजुकेशन देखा था, उसको मैंने प्राइवेट कर दिया है, क्योंकि मुझे ये काम पहले ही कर देना था, लेकिन मैं भूल गई। और वैसे मैंने ये सोचा कि एक बार आप उसको पढ़ लेंगे, तो यहाँ से नए सिरे से पढ़ेंगे, फिर से रिवीज़न हो जाएगा। लेकिन मैंने उसको हटा दिया, क्योंकि आप कह रहे थे कि वही चीज़ हम दोबारा पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अगर आपने दोबारा पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा ये समझिए कि जो क्लासेस हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ 15-20 मिनट में समाप्त किया है, वही क्लासेस अब हमारी कम से कम 1 घंटे में होती हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने पहली बार पढ़ा था, तो इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे हम। पहली बार जब हमने एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ा था पूरा, तब हम इतने बेहतर तरीके से नहीं समझ और समझा पाए थे। तो इस बार जो हम पढ़ रहे हैं, इस बार हम पिछली बार से अच्छी तरीके से पढ़ने, समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी आपका जो पहली बार हुआ था, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो छूट गई थी, कुछ इस बार हमने नया ऐड किया है और थोड़ा बेहतर ढंग से समझने की कोशिश की है। अभी आपका जो डिज़ीज़ का एक क्लास हुआ था, जिसमें आपने ये देखा था, एक
एक ही क्लास में आपने सारे जो रोग थे, सारे डिज़ीज़ थे, आपने एक ही क्लास में कवर अप कर लिए थे। अब हम उसे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि उस टाइम पे शायद हमारा कोई एग्ज़ाम था, तो हमें सारे रोग एक ही साथ देख लिए थे। अब थोड़ा-सा हम उन्हें एक-एक, दो-दो करके फिर से वापस से देखेंगे, थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ठीक? तो अब हमारे पास पूरा टाइम है और आपको पता ही है कि हमारे एग्ज़ाम जो हैं अब अगले 2 महीने में हो सकते हैं, मतलब कि नवंबर या दिसंबर में हमारे एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो आपको अब ये रोना नहीं रोना है कि हाय राम! हमारे पास पैसा नहीं था, हमने बैच नहीं लिया है। अगर आप वाक़ई में तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सिलेबस होगा। अगर आपके पास सिलेबस है तो आपने देखा होगा कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। तो आप अगर नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो भी आपके पास अभी बहुत टाइम है। आप मेहनत करिए, अच्छी मेहनत करके 2 महीने में ये क्लासेस आप जितनी भी हुई हैं उसको पढ़ डालिए, नोट्स बना डालिए, सारी प्रैक्टिस देख लीजिए। हमारे मतलब जो भी हमने क्लास लिए हैं, हमने कोशिश ये की है कि जो प्रैक्टिस आपको एक बार करवाए हैं, प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन हैं आपके, वो दोबारा ना लाया जाए उस क्वेश्चन को, ठीक? तो हमने पूरी कोशिश की है कि आपके क्वेश्चन रिपीट ना हो। आपको पता ही है कि हमारे आप देखेंगे उसमें बीपीएससी टीआरई के लिए भी है और बीपीएससी एस्टेट के लिए भी है और साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस सेट 24 के नाम से भी है और प्रैक्टिस सेट के नाम से भी है। कुछ इस तरह से प्लेलिस्ट में आपको कई प्रैक्टिस सेट मिल जाएँगे। तो आप अगर एक बार उन सारे प्रैक्टिस को देख डालेंगे तो आपको क्वेश्चन रिपीट बहुत मुश्किल से मिलेगा। क्वेश्चन रिपीट बहुत कम ही हुए हैं, तो आप एक बार पूरी प्रैक्टिस देख डालिए। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाइए और आपके पाँचों ब्रांच कवर अप हैं पूरे, कोई टॉपिक नहीं छूटा है। आप वहाँ से नोट्स बनाइए, रिवीज़न करिए, प्रैक्टिस लगाइए। और हाँ, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जैसे जब आपने स्टार्टिंग में हमसे पूछा था कि हम कौन-सी प्रैक्टिस लगाएँ? तब हमने आपसे कहा था कि आप एक बार यूथ ले लीजिए, क्योंकि यूथ में क्या है टॉपिक वाइज दिया है, तो आप जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे वैसे वैसे हर लेवल के क्वेश्चन को देखते जाएंगे। लेकिन अब ज़रूरी ये हो गया है कि आप अपने प्रैक्टिस सेट को लगाएं, यानी कि अगर आप टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप बुक लेकर आइए, मार्केट से जाइए, कोई प्रैक्टिस सेट लेकर आइए, आप उसको भी सॉल्व करिए। क्योंकि यूथ में होता क्या है कि नीचे ही आंसर दिया रहता है, हमारा दिमाग चलता नहीं है, हमारी नज़रें तुरंत आंसर पर ही पहुँच जाती हैं, तो उतने अच्छे से हमारा मूल्यांकन नहीं हो पाता है। प्रैक्टिस सेट ऐसी लेकर आइएगा जिसमें जो आंसर है वो पीछे दिया हो, क्वेश्चन के साथ ही ना दिया हो, ठीक? जब भी आप प्रैक्टिस सेट लेने जाएँ तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जब आंसर वहीं नीचे ही दिया रहता है ना तो हमारा ध्यान मतलब हमारी आँखें अपने आप ही उस पर चली जाती हैं, तो हमारा सही से मूल्यांकन नहीं हो पाता है, ठीक? तो आप सबको अब ज़रूरत है एक प्रैक्टिस सेट लेकर आने की और साथ ही साथ जो ओएमआर शीट आती है, एक बुकलेट की तरह होता है छोटा-सा जिसमें शायद 15 या 20 पेज होता होगा जो होगा। तो आप वो देख लीजिएगा, ले लीजिएगा और कोई न कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा। एक बार लगाइए, 2 बार लगाइए। आप 1-2 प्रैक्टिस सेट ले लेंगे, 1 बार 2 बार लगाएँगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हमने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, हमारा कौन-सा पोर्शन अभी वीक है, हमें किस पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक? तो उम्मीद है कि आप सभी प्रैक्टिस सेट लेकर आएँगे और जिन्होंने भी नोट्स नहीं बनाया है, वो नोट्स बनाएँगे, अपना रिवीजन करेंगे और गाना नहीं गाएँगे कि हमारे पास पैसा नहीं था, हमने बैच नहीं लिया, हमने कोई कोर्स नहीं लिया, हम कैसे पढ़ाई करें। तो आपके पास सब कुछ फ्री में अवेलेबल हैं, कहाँ? यूट्यूब पर। आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ तक कि पाँचों ब्रांच को छोड़ दीजिए, हमने आपका यहाँ पर फिज़ियोलॉजी भी कंप्लीट करवाया है और साथ ही साथ हमने हेल्थ साइंस आपको अलग से पढ़ाया है। वो हेल्थ साइंस जो कि आपको जो हेल्थ साइंस का पोर्शन है, वो आपको 9th, 10th, 11th और 12th की बुक में मिल जाएगा। वैसे आपको 9th, 10th और 11th तक की ही बुक में वो हेल्थ साइंस वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आप में से जिन लोगों ने भी टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है,
डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। रात में क्विज होती है और वहाँ पर कोई ना कोई आपको पोस्ट मिल जाता है जिसमें आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहती है, तो उसे नोट डाउन कर लिया कीजिए या फिर एक बार देख लिया कीजिए, ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसे आप ज़रूर एक बार बताया कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।